शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। यहां इस श्रृंखला में हम लोग अभी तक सभी भावों को पढ़ चुके हैं, सभी राशियों को पढ़ चुके हैं। इससे पूर्व हम सभी ग्रहों को भी पढ़ चुके हैं। अब हम नक्षत्रों को पढ़ते चले आ रहे हैं। नक्षत्रों में हम 26वां नक्षत्र वर्तमान में पढ़ रहे हैं। यहां हमारी श्रृंखला का अंत नहीं होगा। इसके बाद हम जब रेवती नक्षत्र की समाप्ति कर लेंगे, रेवती नक्षत्र के बाद में हम नक्षत्रों से संबंधित कुछ विशेष सूत्रों की बात भी यहां इसी श्रृंखला में करेंगे। आप उन वीडियोस का इंतजार करें। और अभी तक के जो वीडियोस हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही रहेगा कि आप सारे वीडियोस को क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता भी बनी रहे। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है और ज्ञान की गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और यह हमारा वादा है कि आपको जो भी हम पाठ देंगे, जो भी हम आपको ज्ञान आपके समक्ष रखेंगे, वह सारा ज्ञान गहराई को छूता हुआ होगा। इसके लिए हम कई शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, कई शास्त्रकारों से चर्चा करेंगे, कई ज्योतिषियों से चर्चा करेंगे, लेकिन जो ज्ञान आपके पास आएगा वह पूरी तरह से रिफाइन होकर गहराई को छूता हुआ आएगा। क्योंकि आपने ज्ञान तो बहुत देखा होगा, ज्ञान की गहराई को भी देखा होगा, लेकिन जब हम गहराई की बात करते हैं तो बारीक से बारीक चीज भी वहां बहुत ज्यादा मायना रखती है। आज की पाठ संख्या हमारी है 102 यानी कि 102। आज हम जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जहां इस नक्षत्र के हम 2 वीडियो पूर्व में प्रस्तुत कर चुके हैं। यानी कि प्रथम वीडियो में हमने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को उससे जुड़े हुए पहलुओं से विश्लेषित किया था। द्वितीय वीडियो में हमने जातकों को विश्लेषित किया था और आज तृतीय वीडियो में हम जातकों को चरणानुसार विभक्त करके विश्लेषित करने की चेष्टा करेंगे। पहलू वही रहेंगे, यहां पर कुछ ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं जो हम यहां क्रमशः देखेंगे। हर नक्षत्र के लिए जो बहुत ही आवश्यक वस्तुएं होती हैं जानने की, तो वह हम जबकि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आवश्यक वस्तुओं को हम यहां अवश्य चर्चा करेंगे। आवश्यक क्या है कि यह हम पहले इसका विस्तारीकरण देखें, इसके प्रतीक चिन्हों को देखें, इसके ऊपर निवास करने वाले देवताओं को देखें। बाकी पहलू तो आप पूर्व में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति के रूप में इससे ज्यादा पुनरावृत्ति करना भी संभव नहीं हो पाता है। तो अगर हम इसके विस्तारीकरण को देखें तो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक मीन राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र विस्तारित होता है। और जब हम इसके स्वामी की बात करते हैं तो इस नक्षत्र का स्वामी शनि है। तो यहां शनि से हम यहां के जातकों में जो सलाहकार होने की प्रवृत्ति देखते हैं, एक अनुभवी सलाहकार होने की प्रवृत्ति देखते हैं, वह आप समझ सकते हैं कि यहां के जातक जो कि इस नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं वह सलाहकार हो सकते हैं, उत्तम कोटि के सलाहकार हो सकते हैं, अनुभवी सलाहकार हो सकते हैं। तो यहां बुजुर्ग होने की जो एक बात आती है, बुजुर्ग ना होते हुए भी बुजुर्गों वाली जो क्वालिटी है, जो गुण है, वह इन जातकों में देखा जा सकता है। यहां इन जातकों में मीन राशि के स्वामी गुरु की ऊर्जा और नक्षत्र स्वामी शनि की ऊर्जा दिखाई देती ही देती है। इसके अलावा मीन राशि के, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो मीन राशि के अन्य ग्रह स्वामित्व रखते हैं, उनमें नेपच्यून है, केतु है, तो उनकी ऊर्जाएं भी हम यहां इस नक्षत्र में भी देखते हैं। तो यहां हम सकारात्मक प्रभावों की बात अधिक करेंगे और जब हम नकारात्मक प्रभावों की बात करेंगे तो आपको करना सिर्फ इतना है कि सकारात्मक प्रभावों को जस्ट आप उल्टा कर लीजिए, तो आपको नकारात्मकताएं भी समझ में आने लगेंगी। फिर भी हम कुछ नकारात्मकताओं की बात यहां करेंगे, लेकिन हम सकारात्मक बातों को ज्यादा ध्यान देंगे। नकारात्मकताएं किस प्रकार जातक के जीवन में आती हैं, किस प्रकार जातक नकारात्मक होते हैं, वह चीजें हम ग्रहों के हिसाब से ही समझते हैं। तो यहां जातक जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेते हैं वह बुद्धिमान होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, अनुभवी होते हैं और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं। यह सिद्धांतवादी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि परिवर्तनशीलता का गुण जो होता है वह
इन जातकों में अवश्य दिखाई देता है। इन जातकों का उत्तम व्यक्तित्व होता है। यह अपने व्यक्तित्व और आकर्षण के कारण ही समाज में जाने जाते हैं, लोगों के अंदर इनका परिचय होता है। अक्सर देखा जाए तो यह लोगों के साथ न्याय करने वाले होते हैं। किसी को परेशान करना इनकी फितरत में शामिल नहीं होता और यह पसंद भी नहीं करते हैं। अगर हम समाज की भलाई की बात करें तो यह जातक समाज की भलाई करने वाले होते हैं और आध्यात्मिकता में डूबने वाले होते हैं, आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचने वाले होते हैं। आध्यात्मिकता का प्रभाव इन जातकों के जीवन में बहुत अधिक तब देखा जा सकता है जब किसी जातक के जीवन में इस नक्षत्र का पूर्ण रूप से स्ट्रांग प्रभाव हो, यानी लग्न भी और चंद्र भी दोनों ही इस नक्षत्र में हो, या हम यूं कह लें कि सूर्य इस नक्षत्र में साथ में हो, तो कुछ नकारात्मकताएं जरूर दिखाई देंगी, लेकिन वहां हम इस जातकों के आध्यात्मिक होने की और आध्यात्म के चरम तक पहुंचने की बात बहुत स्पष्टता कर पाएंगे। यह जातक भौतिकता के चरम तक पहुंचने वाले होते हैं और जब चरम तक पहुंच जाते हैं तो वहां से वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाती हैं। तो यहां हम जब इस नक्षत्र के प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं जो कि अर्थी का पिछला हिस्सा है, तो वहां से हम यह भी समझ सकते हैं कि इन जातकों में जो वैराग्य की भावना होती है, जो संन्यास की भावना आती है, वह भौतिकता से ऊबने के बाद सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त होने की इनकी इच्छाएं होने लगती हैं। हम यहाँ यह नहीं कहेंगे कि इनकी मृत्यु की इच्छा होती है, हम यहाँ इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि इन जातकों को भौतिकता में रहते रहते एक ऊब सी होने लगती है, तो यह वैराग्य की ओर चले जाते हैं, संन्यास की ओर चले जाती हैं। और यदि वैराग्य और संन्यास की ओर ना भी जाएं तो भौतिकता में रहते हुए ही यह कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। औरों के लिए सदैव अच्छा कार्य करने वाले होते हैं और अपनी क्षमताओं का प्रयोग लोगों का उपचार करने के लिए, मानसिक रूप से उपचार करने के लिए यह करते हैं। और अगर नकारात्मकता की बात करें तो नकारात्मक होने पर इन जातकों के अंदर आप जिद्दीपन देख सकते हैं, अप्रत्याशित व्यवहार देख सकते हैं, इनके अंदर आप पक्षपात करने का अवगुण देख सकते हैं कि यह अन्यों की अपेक्षा अपनों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने की जो भावनाएं होती हैं वह भी इन जातकों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में देखी जा सकती है। यह नकारात्मक प्रभाव होने के कारण, तो जब शनि की स्थिति अच्छी नहीं है जो कि इस नक्षत्र का स्वामी है, या नक्षत्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तब हम इस प्रकार की नकारात्मक बातों को भी देखते हैं। अन्यथा हम ज्यादातर इन जातकों में सकारात्मकता ही देखने की बात करते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपके अंदर इस प्रकार की नकारात्मकताएं नहीं है तो आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि नक्षत्र ही गलत कहता है, बल्कि आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि आपका जो नक्षत्र है वह पीड़ित नहीं है, अच्छी दृष्टियों से दृष्ट है। आपका नक्षत्र स्वामी भी पीड़ित नहीं है, अच्छी दृष्टियों से दृष्ट है। आप इस प्रकार से भी इस बात को समझ सकते हैं। केवल इस बात पर कभी भी अड़िग ना हो कि मेरे अंदर तो यह गलतियां नहीं है, फिर आप इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं? गलतियां हैं या नहीं है, नकारात्मकताएं हैं या नहीं है, यह सब कुंडली की पूर्ण स्थिति देखने के बाद ही समझ में आता है। आगे बढ़कर अगर हम इनके चरणों को देखें, चरणों अनुसार इनको विभक्त करें, तो सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करते हैं। तो प्रथम चरण जो है वह 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक मीन राशि के अंतर्गत देखा जाता है। जब हम इसके नवांश की बात करते हैं तो पिछले जो नक्षत्र में हमने अंतिम नवांश देखा था वह कर्क नवांश था, तो यहां पर इसके प्रथम चरण में जिस नवांश की बात करेंगे वह सिंह नवांश होगा। तो यानी कि यह नक्षत्र चरण मीन राशि के अंतर्गत 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है, यह सिंह नवांश के अंतर्गत आता है। और जब हम दृष्टिकांड की बात करते हैं तो 10 डिग्री तक चूंकि मीन का ही दृष्टिकांड चलता है, तो यहां हम मीन के दृष्टिकांड की बात करते हैं। तो नक्षत्र स्वामी शनि की ऊर्जा, राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा, नक्षत्र स्वामी सूर्य की ऊर्जा और दृष्टिकांड स्वामी से भी गुरु की ऊर्जा यहां पर परिलक्षित होती है। जब हम इन चारों ऊर्जाओं को देखते हैं, यानी गुरु की तो 2 ऊर्जाएं हैं जो कि दोनों ही मीन राशि से आ रही हैं, तो मीन राशि की आध्यात्मिकता को हम इस चरण में देख सकते हैं। अगर इस चरण में जन्मे हुए जातकों की बात करें तो इन जातकों का रंग लालिमा लिए हुए होता है, यानी कि आप हल्का सुर्ख रंग देख सकते हैं इनके चेहरे पर। लेकिन कम उम्र में ही बाल झड़ने की समस्या या गंजेपन की समस्या इन जातकों में देखी जा सकती है। इन जातकों का दिमाग लचीला होता है, हालांकि जिद्दी होती है, क्योंकि सूर्य यहां पर दिखाई देता है, जल्दबाज होते हैं। जल्दबाजी भी इन जातकों के अंदर देखी जा सकती है। संगीत में, गायन में, इस प्रकार के जो कला के क्षेत्र होते हैं
वहां इनकी रुचियां होती हैं और कला की सराहना करने वाले भी होते हैं। और सूर्य है तो यहां हम उच्च पदों की बात करते हैं कि उच्च पदों तक जातकों के पहुंचने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। और यह जातक ऐसे उच्च पदों की बात करते हैं जहां यह लोगों के ध्यान का केंद्र बन सके। अक्सर दृश्य कला में आप इन जातकों को देख सकते हैं। महिलाओं से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनके फैशन, आभूषण, इस प्रकार के कार्यों में भी इन जातकों को देख सकते हैं। और कामुक सुख की बात करें तो वहां भी इन जातकों को देखा जा सकता है। गायन के क्षेत्र में इन जातकों को देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के मित्र नहीं है, शत्रु हैं। तो यहां जो ऊर्जाएं हैं कुछ इस प्रकार से भी दिखाई दे सकती हैं कि यहां के जो जातक होते हैं वह पाखंडी हो सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिकता का ज्ञान इन जातकों में बहुत अधिक होगा, बुद्धिमान होंगे, लेकिन कहीं कहीं इनके अंदर पाखंड की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। बात वही रहेगी कि यदि कहीं पीड़ा दिखाई दे रही हो तो हम पाखंड की बात भी करेंगे। यह जातक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने वाले होते हैं। सूर्य, मंगल यहां सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं यदि इस नक्षत्र के स्वामी के ऊपर यानी शनि के ऊपर गुरु की सुदृष्टि पड़ रही हो। और इन जातकों के जो धनवान बनने की क्षमता होती है वह भी अच्छी होती है। यह जातक उत्तम सलाहकार होते हैं। सलाहकार की बात जब हम करते हैं तो हम चारों चरणों में इस बात को विशेष रूप से देखेंगे कि सलाहों का तरीका बदल जाएगा। सलाहकार तो यह रहेंगे ही रहेंगे। और यह जातक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले होते हैं। प्रतिभा इनके अंदर बहुत होती है। उपलब्धियों का मतलब यह है कि उच्च पदों की बात भी कर सकते हैं, प्रतिष्ठा की बात कर सकते हैं, मान की, सम्मान की बात कर सकते हैं। वह सभी इन जातकों को प्राप्त होता है। यहां लॉयर्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि जब हम सलाहकार की बात करते हैं तो लॉयर्स की बात भी करते हैं। और जब हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है दू। तत्पश्चात हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण जो कि 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक मीन राशि के अंतर्गत आता है। और यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह कन्या नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां बुध की ऊर्जा भी दिखाई देगी। और जब दृष्टकांड की बात करेंगे तो दृष्टकांड वही रहेगा, यानी मीन का दृष्टकांड तो गुरु की ऊर्जा। तो नक्षत्र स्वामी शनि की ऊर्जा, राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा, नवांश स्वामी बुध की ऊर्जा और दृष्टकांड स्वामी गुरु की ऊर्जा। तो यहां हम बुध की ऊर्जाओं का महत्व अधिक देखेंगे, क्योंकि जब नवांश से बुध की ऊर्जा आ रही है वह भी आप देखेंगे कन्या के बुध की ऊर्जा है। तो यहां हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो यहां जब हम इन सभी ऊर्जाओं का सम्मिश्रण देखेंगे तो उससे हम यह भी समझेंगे कि यह जातक जो है अपने कामों को उत्कृष्ट विश्लेषण करने के बाद में प्रारंभ करते हैं। किसी भी काम को अपने हाथ में ले उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना इन जातकों की एक सोच होती है, इनका एक गुण होता है। यह छोटी छोटी बातों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, खोजते हैं और उसके बाद में किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यह जातक जैसा हमने कहा मैनेजमेंट की बात की तो अच्छे आयोजक होते हैं, अच्छे योजनाकार होते हैं। बुद्ध की ऊर्जा यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कार्य करती है। संघर्ष समाधान करने वाले यानी कि वकालत के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। गणितीय गणना करने में उत्कृष्ट होते हैं। तो गणितीय गणना भी तो बुद्ध की देन है। तो बुद्ध से हम यहां इस प्रकार की ऊर्जाएं भी देखेंगे। और जो इनके अंदर ज्ञान की बात होती है, ज्ञान की जब बात करते हैं तो यह छोटी से छोटी बात से भी ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं। ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी घटना इनके जीवन में हो रही हो वहां से ज्ञान के वह मोती उठा लेते हैं जो शायद और कोई नहीं उठा पाता। तो इस प्रकार की क्षमता इन जातकों में होती है। हम यहां बुद्ध की ऊर्जाओं को अधिक देखते हैं तो लेखन की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, बौद्धिक कार्यों की बात करते हैं। यह जातक बौद्धिक कार्यों पर अधिक ध्यान देने वाले होते हैं और सौहार्दपूर्ण होते हैं, दयालु होते हैं, सामाजिक नियमों का सम्मान करने वाले होते हैं, संचार के क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, लेखन, संपादन, यानी आप यूं भी समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे से कार्य करने वाले ज्यादा होते हैं। आप एक देखते हैं बैकग्राउंड, आप एक फिल्म देखते हैं, फिल्म के अंदर आपको हीरो दिखाई देता है, हीरोइन दिखाई देती है, विलेन दिखाई देता है और बहुत से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। डायरेक्टर का सिर्फ नाम दिखाई देता है। अक्सर डायरेक्टर पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं, प्रोड्यूसर पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं। तो यह जातक पर्दे के पीछे से अपनी भूमिकाओं को अधिक निभाते हैं। और यदि हम इनके विवाह की बात करें तो इन जातकों का विवाह में आप कह सकते हैं रुझान नहीं होता है, कम होता है, कहीं कहीं देखा जा सकता है, लेकिन अधिकतर जातक जो है विवाह में रुचि ही नहीं लेते हैं।
और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है, वह ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होती हैं, तो वहां भी आप देखेंगे कि विवाह में उनकी रुचि नहीं होती है। अच्छे वक्ता होते हैं, दया की भावना होती है, सही मार्ग पर चलने वाले होते हैं, और यदि पीड़ाएं हो जाएं तो मार्ग गलत हो जाता है, बोलने में कड़वाहट आने लगती है, महिलाओं की ओर या कह सकते हैं विपरीत लिंगियों की ओर अधिक झुकाव आ जाता है। वहां हम विवाह ना करने की बात कर रहे हैं तो यहां हम हो सकता है आवश्यकता से अधिक विवाह करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मकताएं आप यहां भी देख सकते हैं। और जब हम इस चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस चरण का नामाक्षर है थ। फिर हम बात करते हैं तृतीय चरण की। अब यहां तृतीय चरण में जब हम बात करते हैं तो 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक तृतीय चरण मीन राशि के अंतर्गत आता है। यहां जिस नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह है तुला नवांश, तो हम संतुलन की बात भी यहां करते हैं। और जो दृष्काण की ऊर्जा है वह यहां कर्क दृष्काण की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहां हम दयालुता की, भावुकता की बात भी करते हैं। तो नक्षत्र स्वामी शनि की ऊर्जा, राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा, नवांश स्वामी शुक्र की ऊर्जा और दृष्काण स्वामी यहां पर चंद्र की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम इन चारों ऊर्जाओं का सम्मिश्रण जब करते हैं तो भावुकता भी दिखाई देती है, दयालुता भी दिखाई देती है, ज्ञान भी दिखाई देता है, क्योंकि शनि और गुरु तो यहां परमानेंट है, तो उन दोनों से ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा। हां, कुछ परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान का हास देख सकते हैं, जब ज्ञान की गिरावट देख सकते हैं, ज्ञान का गलत प्रयोग देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो यहां चारों चरणों में आपको भरपूर मात्रा में दिखाई देगा। आध्यात्मिकता दिखाई देगी, लोगों का उपचार करने की क्षमता दिखाई देगी, वह तो चारों चरणों में आपको दिखेगी ही दिखेगी। तो यहां इस नक्षत्र चरण के जातकों की यदि बात करें तो जातक दयालु होते हैं, शिक्षित होते हैं, अध्ययन एवं ध्यान करना पसंद करते हैं, यानी इन जातकों में जो पढ़ने की प्रवृत्ति होती है वह भी अच्छी होती है। ध्यान की यदि बात करें तो इन जातकों का रुझान आध्यात्म की ओर होता है। हम कुंडलिनी जागरण की जब बात करते हैं तब हम ध्यान की बात भी करते हैं, तो वह सब भी हम यहां पर देख सकते हैं, इस नक्षत्र चरण में विशेष कर देख सकते हैं। क्योंकि यहां शुक्र की ऊर्जा जब दिखाई देती है तो शुक्र से हम जो गूढ़ विद्याएं हैं उनकी बात भी करते हैं। तो गूढ़ विद्याओं की बात में हम, चूंकि इस नक्षत्र में हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो यहां इस नक्षत्र चरण में जो शुक्र की ऊर्जा है वह जातक को इस प्रकार की गतिविधियों में ले जा सकती है। अध्ययन के साथ साथ यह जातक अच्छे वार्ताकार भी होते हैं, यानी इन्हें बात करना पसंद होता है। आप भाषण प्रवृत्ति इनकी देख लें, इनके बोलने की शैली देख लें, तो वहां हम इन जातकों के अंदर यह गुण विशेष रूप से देख सकते हैं। यह जातक मध्यस्थता करने के गुण में बहुत पारंगत होते हैं, यानी यदि दो गुटों के बीच में कोई झगड़ा है, कोई फसाद है, तो वहां यह एक मीडिएटर के रूप में कार्य करके उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो यह समझौतों में, गठबंधनों में, इस प्रकार की जगह पर अपनी प्रतिभाओं को दिखाने में सक्षम होते हैं। अक्सर यह जातक संरक्षण में और देखभाल के कार्यों में देखे जा सकते हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्हें देख सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में इन्हें देख सकते हैं, समुद्री अन्वेषण के क्षेत्र में देख सकते हैं, यानी हम खोजी प्रवृत्ति की बात करते हैं तो समुद्री अन्वेषण की बात करते हैं, गहराई की बात करते हैं, तो वह सब इन जातकों के क्षेत्र हो सकते हैं। बागवानी का व्यवसाय करने में यह जातक देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की हमने बात की, तो स्वास्थ्य सेवाओं में यह नर्सिंग की बात हम देख सकते हैं कि यह जातक नर्सिंग क्षेत्र में हो सकते हैं। लोगों की सेवा शुश्रूषा करना इनका पेशा होता है। और फिर हम बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा बलों की बात भी करते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा बलों में पुलिस की बात करते हैं, अग्निशमन की बात करते हैं, तो वहां भी यह जातक अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। महिलाओं के साथ इन जातकों के व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से दोनों तरफ से अगर संपर्क देखें, संबंध देखें, तो वह बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन जातकों का रुझान सकारात्मक होता है। हम यहां महिलाओं से जो संबंध है वहां सकारात्मक चीजों की बात करेंगे। वित्तीय रूप से यह बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है कि पहले इनके साथ समस्याएं हों, लेकिन वित्तीय रूप से शनै शनै यह जातक ऊपर उठते चले जाते हैं और लगातार तरक्की करते हैं। और जीवन में संतुलन बनाने की जो क्षमता होती है वह भी यहां तुला राशि से प्राप्त होती है। तो आप पीआरओ की बात कर सकते हैं, लॉयर्स की बात कर सकते हैं, जुडिशरी की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम जजेस की बात भी जब करते हैं तो वहां भी इस प्रकार के गुणों की बात होती है। जो जनता की अच्छाई करने की इनके अंदर कला होती है वह भी देखी जा सकती है। कला भी इनके अंदर अच्छी होती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सद्भाव और संतुलन से कार्य करने वाले यह जातक होते हैं।
और जब हम इस चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस चरण का नामाक्षर है झ। पश्चात हम बात करते हैं अंतिम चरण यानी कि चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण यहां 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक मीन राशि के अंतर्गत ही दिखाई देता है। यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह वृश्चिक नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब दृष्टिकांड की बात करते हैं तो कर्क दृष्टिकांड की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भावुकता और दयालुता तो हम यहां भी देख लेंगे। तो यहां नक्षत्र स्वामी शनि की और राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा तो सम्मिलित रूप से दिखाई दे ही रही है। जब हम मंगल की बात करते हैं जो कि वृश्चिक राशि से आपको ऊर्जा दे रहा है, तो वहां हम कुछ यहां ऐसी स्थितियां देखते हैं कि जातकों के अंदर रहस्यमयी और गुप्त बातों के प्रति जो रुझान होता है वह अधिक देख सकते हैं। हेरफेर की प्रवृत्ति भी देख सकते हैं। नियंत्रण की जो प्रवृत्ति होती है वह भी जातकों के अंदर देखी जा सकती है। यह जातक रहस्यों से घिरे रहने वाले होते हैं, तो इनके चारों तरफ रहस्यमयता देखी जा सकती है। क्योंकि वृश्चिक राशि की जब हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम राशि है। तो अष्टम भाव से हम रहस्यों की बात करते हैं, गूढ़ विद्याओं की बात करते हैं, तो इस राशि में वह सभी गुण प्राप्त होते हैं। तो यहां मंगल की जो ऊर्जा होती है वृश्चिक राशि की, वह इसी प्रकार की गुण देने की क्षमता रखती है। यहां जातक राजनीति से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं, फिल्मी रंगमंच से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं, मनोरंजन, गेमिंग, इस प्रकार के उद्योगों से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। चमकना और ध्यान का केंद्र बनना इन जातकों का मुख्य लक्ष्य होता है। यहां या तो जातक बहुत अधिक बुद्धिमान देखे जा सकते हैं, जो कि दूसरों की उपचार क्षमता जो होती है इनके अंदर, औरों को उपचार करने की क्षमता जो होती है वह अधिक देखी जा सकती है, उन शक्तियों का सदुपयोग करने वाले होती हैं। या फिर यह जातक सत्तावादी शक्तियों को पाने के लिए ललायित होते हैं। जब हम नकारात्मकताओं की बात करेंगे तो वहां हम जातकों में यह प्रवृत्ति अधिक देखेंगे कि सत्तावादी शक्तियों को पाने के लिए जातक ललायित होता है और बहुत हद तक ललायित होता है। उसके लिए वह किसी भी प्रकार के गलत कार्य भी कर सकता है। यहां जातक नवाचार वाले होते हैं, यानी कि नवीन सोच की बात करते हैं, नवीन कार्यों की बात करते हैं, नवीन तरीके से कार्यों की बात करते हैं। और जब आविष्कार की बात करते हैं, जातक खोजी प्रवृत्ति का है। जब किसी प्रकार की खोज में वह लिप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि आविष्कारक भी हो सकता है। कुछ नया आविष्कार करने की बात यहां जातकों की हम कर सकते हैं। जातकों में हिंसा देखी जा सकती है, तो हिंसा लोगों का भला करने के लिए भी हो सकती है, लोगों का बुरा करने के लिए भी हो सकती है। तो हम जो सेना और पुलिस की बात करते हैं तो वहां पर जो हिंसा होती है वह अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, एक सुरक्षा की भावना के लिए हिंसा की जाती है। और जब हम आपराधिक गतिविधियों की बात करते हैं तो वहां पर व्यक्ति स्वयं के लिए हिंसा करता है, स्वयं के प्रभुत्व के लिए हिंसा करता है। यहां चतुर्थ चरण में एक विशेष बात यह देखी जाती है कि यह जातक महान भौतिकता को प्राप्त करने वाले होते हैं। यह अलग बात है कि जब वह भौतिकता से उबने लगते हैं तो वह वैराग्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, आध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं, संन्यास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वह सब बातें भी यहां हम इस नक्षत्र चरण के जातकों में देख सकते हैं। इन जातकों के जीवन साथी के गुण बहुत अच्छे होते हैं, यानी इन्हें जो जीवन साथी प्राप्त होता है वह गुणों वाला होता है। अब कुंडली की यदि स्थिति परिस्थितियां कहीं और संकेत कर रही हो तो हम वहां देखेंगे, लेकिन यहां हम एक सामान्य तौर पर देखें तो इन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर इन जातकों के बचपन की बात करें तो बचपन में स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशेष समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ सकता है। यह जातक धन उपार्जित करने में सक्षम होते हैं और बहुत अधिक धन उपार्जित करने की क्षमता इनके अंदर होती है। यह अपना जीवन यापन करने के लिए धन उपार्जित करते हैं तो वह धन भी बहुत अधिक मात्रा में उपार्जित कर लेते हैं। यह जातक आध्यात्मिकता के अति यानी कि चरम तक पहुंचने के लिए सक्षम होते हैं। तो हम कुंडलिनी जागरण की बात यहां भी करते हैं कि मंगल की ऊर्जा जो कि अष्टम भाव से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो वह ऊर्जा भी हम यहां देखते हैं। तो यहां के जातकों में भी हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं। लेकिन अगर नकारात्मकताएं कहीं ना कहीं परिलक्षित होने लगे तो जातकों के अंदर हम नशे की भावना भी देखते हैं, नशे की ओर अग्रसर होने की भावना देखते हैं, नशे में लिप्त होने की भावना देखते हैं, हिंसा की भावना देखते हैं, बदले की भावना देखते हैं, अपने फायदे के लिए कार्य करने की भावना देखते हैं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव जिस प्रकार की ऊर्जाएं प्रवाहित होंगी वह जातक के जीवन में भी प्रवाहित होने लगती हैं। तो उसके लिए हमें पूर्ण कुंडली विश्लेषण करके ही किसी प्रकार के नतीजे पर पहुंचना चाहिए। यहां भी हमारा चतुर्थ चरण की अगर हम बात की तो चतुर्थ चरण भी यहां पूर्ण होता है। और इसके नामाक्षर की अगर हम अंत में बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है न। अगर हम पूर्ण रूप से इस नक्षत्र की आजीविकाओं को समझें तो हमने यहाँ जुडिशरी को देखा, हमने यहाँ लॉयर्स को देखा, हमने यहाँ कंसल्टेंसी को देखा, हमने यहाँ चिकित्सकों की बात भी की, हमने यहाँ अध्यापन की बात भी की। अध्यापन में भी हमने क्षेत्र देखे, पुरातत्व विभाग, इतिहास, इस प्रकार के क्षेत्र हमने यहाँ देखे, दर्शन की बात की हमने यहाँ।
दार्शनिकता की बात की तो फिलॉसफी की बात की, हमने यहाँ उत्तम सलाहकार के रूप में शनि की बात की, तो हम यहाँ साइकोलॉजिस्ट की बात भी करते हैं। लोगों को मानसिक तौर पे जो एक उपचार देते हैं वह साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए उन्होंने डिग्री ले रखी हो, वह इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो सकते हैं जहां लोग उनके पास पहुंचे और वह अपनी बातों से, अपने कार्यों से, अपनी प्रतिभाओं से, अपनी शक्तियों से उन लोगों का मानसिक रूप से भी उपचार कर सके। तो हम यहाँ हर बात को पहलुओं से जोड़कर ही देखते हैं और हर आजीविका को भी इन्हीं पहलुओं से जोड़कर देखते हैं। यहां हमारा जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उसका विवेचन पूर्ण होता है। और यदि अभी तक की जो जानकारी हमने आपको दी है, तीनों वीडियोस में देख लीजिए आप, या इससे पूर्व के सभी वीडियोस में देख लीजिए, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जो ज्ञान के वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। यह ज्ञान गहराई को लिए हुए है। कहीं कहीं आपको यह लग सकता है कि कुछ अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, लेकिन यह सभी शास्त्रों से ली गई हैं। यहां तक के ज्ञान में यदि आपको लगता है कि आपके पास में कोई प्रश्न है जो इस ज्ञान से संबंधित है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स किसी भी माध्यम से हमारे समक्ष अपना प्रश्न रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। और यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो वीकेंड में होने वाले लाइव सेशन में आप उपस्थित हो, और उससे पूर्व ही जो लाइव सेशन की इंफॉर्मेशन हम देते हैं उस इंफॉर्मेशन के अंदर ही आप अपनी डिटेल्स को डाल दें और अपना प्रश्न भी डाल दें। इससे हम पूर्व में ही आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे और आपके प्रश्न का जो सटीक उत्तर है वह खोज लेंगे। इससे आपको प्रायोरिटी भी मिलती है कि हम लाइव के प्रारंभ में ही उन सभी कुंडलियों को लेते हैं जो हमारे पास में पूर्व से ही आ चुकी होती है, और लाइव में आप समय से उपस्थित हो और प्रायोरिटी का लाभ उठा लें। और यदि आप लेट आते हैं तो आपकी कुंडली धीरे धीरे पीछे सरकती रहती है और कई बार आपको अंत तक आपका नंबर ही नहीं आ पाता, क्योंकि आपको जो प्रायोरिटी दी गई है वह इसलिए दी गई है क्योंकि आपकी कुंडली हमारे पास आ गई है, हमने उसको पढ़ लिया है, अधिक समय नहीं लगने वाला है। लेकिन जब आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तब समस्या होती है। जो लोग पीछे बैठ के लाइन में होते हैं उनके प्रश्न लगातार आते हैं और वह बार बार एक ही प्रश्न करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। लाइव में भी आप जब अपनी डिटेल डाल देते हैं उसके बाद शांति से अपने नंबर का इंतजार करें, सभी का नंबर वहाँ आता है। और जो छूट जाते हैं उनके साथ में वही होता है कि अगले सेशन में हम उनकी कुंडली प्रायोरिटी पे लेते हैं, और यदि वह समय से नहीं आते हैं तो उनकी कुंडली फिर स्किप हो जाती है। तो यह सब बातें भी आप ध्यान रखें। तो चलिए अगले वीडियो में, जो कि हमारा रेवती नक्षत्र का होने वाला है, वहां आपसे मुलाकात करते हैं। तो रेवती नक्षत्र के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।